सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा पाठ दिया गया है, कहानी है आपकी चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके सारांश को समझेंगे, उसमें दिए गए अंतरंग तत्वों को समझेंगे, कहानी में क्या दिया गया है इसके बारे में जानकारी। ये जो भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑनलाइन हमने बुक को डाउनलोड किया है, उसी का संस्करण है। मैं उसी से देख करके, उसी को दिखा करके आपको पढ़ाऊंगा। हूबहू जो आपके बुक में दिया गया है वही इसमें भी दिया गया है, वही कहानी है और उसी के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं, सर्वप्रथम हम ये बताना चाहते हैं कि भीष्म साहनी जी के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ में से एक थे। इनका जन्म 8 अगस्त सन 1915 ईस्वी को हुआ था। भीष्म साहनी जी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। जिस तरीके से प्रेमचंद की रचना धर्मिता थी, ठीक उसी तरीके से भीष्म साहनी जी को भी माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के हिमायती रहे। उनकी कविताओं में मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत होकर के उनकी कविताएं लिखी गई, रची गई और उन्होंने विचारधारा को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कहने का मतलब ये, किसी एक विचारधारा से ओतप्रोत हो करके उन्होंने अपनी कविताओं में कभी नहीं लिखा। इनके कुछ प्रमुख कविताएं, प्रमुख इनके कहानियां हैं, जैसे इनके प्रमुख उपन्यास झरोखे, तमस, बसंती, नीलू नीलिमा, नीलाफेर इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास हैं। इनके कहानियों में जीवन का यथार्थ मुखर हुआ है। यथार्थता से इतर नहीं, कल्पना लोक में नहीं, यथार्थ लोक में इनकी कहानी रची गई है, लिखी गई है। आज जो भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसका यथार्थता से ताल्लुकात कम रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। यथार्थ का मतलब जो आपके जीवन में, जो आपके समाज में चल रहा है वही यथार्थ है। कल्पना लोक की कहानी नहीं होनी चाहिए, कहानी यथार्थ लोक की होनी चाहिए। चीफ की दावत इसका एक प्रमुख सुंदर उदाहरण है। चीफ की दावत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चीफ की दावत में आज के समाज में जो हो रहा है कुछ उसी से ओतप्रोत होकर के आपके भीष्म साहनी जी द्वारा ये कहानी लिखी गई। बताया गया है कि माता पिता पुत्र के लिए ईश्वर से भी बड़े बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है, सबसे बड़े देवी देवता आपके मात्र और पितृ हैं। मातृ ऋण पितृ ऋण से हम लोग कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए हमको अपने माँ बाप की सेवा पूर्ण मनोयोग के साथ करनी चाहिए। परंतु पुत्र चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उसे अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी झूठे दंभ में आकर बच्चे ऐसा कर बैठते हैं कि माता पिता की अवमानना हो जाती है। यह गलत है। माँ बाप से बड़ा हितैषी आपका और कौन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बताना चाहेंगे, इस धरती पर आपकी सफलता से अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न होता है तो आपके माँ और बाप। यही बस इतना ही कहेंगे हम। उसके बाद हम लोग सीधा इस कहानी की ओर चलते हैं। कभी भी अपने माँ बाप की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनके आदेशों की। उनके जो हृदय में आपके प्रति जो स्थान है, जो आपसे उनका एक्सेप्टेशन है, जो आपसे उनकी चाह है, कभी भी उस पर आपको खरा उतरने का सदैव प्रयास करना चाहिए। इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम इस कहानी को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग पिछले दिनों पहले की कहानी आपने पढ़ा था, मंत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई थी। और ये दूसरी कहानी है चीफ की दावत,
जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है। हम लोग आज इसके बारे में, कहानी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। मिस्टर सामनाथ सामनाथ के बारे में इस कहानी में बताया गया है। सामनाथ कौन होते हैं? सामनाथ एक लड़का होता है और उनकी पत्नी रहती हैं, उनकी माँ रहती हैं। 3 पात्रों के बीच ये कहानी पूरी लिखी गई है। चीफ की दावत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चीफ का मतलब मुख्य, अति मुख्य, कोई हेड, कोई चीफ का मतलब ही होता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे चीफ गेस्ट, जैसे हम लोग कहते हैं मुख्य अतिथि, ऐसे ही कोई चीफ का मतलब यही हुआ कि मुख्य। कोई भी एक विशेष रूप से कोई व्यक्ति उनके यहाँ आता है जो कि चीफ की दावत, यानी किसी चीफ को, यानी किसी मुख्य व्यक्ति को, अपने बॉस को, अपने अधिकारी को उन्होंने निमंत्रित किया है और वो अधिकारी महोदय आते हैं। उनके आने पर घर की क्या स्थितियाँ होती हैं। उनकी माँ वृद्ध हैं, वृद्ध होने पर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो समस्याएं आज आ ही जाती हैं। उम्र के साथ साथ सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहा गया है कि अभिवादनशील व्यक्ति और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें सदैव वृद्धमान रहती हैं, सदैव बढ़ती हैं। उनके क्या क्या 4 चीज़ बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा सदैव पूर्ण मनोयोग से करनी चाहिए। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी के सारांश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हम इसी को पढ़ करके कुछ बातें आपको बताएंगे। आप लोग देखें और समझें कहानी में क्या दिया गया है, इसके मुख्य रहस्य क्या हैं, लोक मंगल में इसकी भावना क्या है, समाज सुधार की इसमें भावना क्या भरी हुई है। चीफ की दावत कहानी में इसमें यही बताना है। हमको माता पिता के आज अनवरत बच्चों के अंदर बड़े हो जाने पर जो भी परिवर्तन आते हैं वही इस कहानी में उजागर किया गया है। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। मिस्टर सामनाथ वह लड़का है जिसकी माँ के बारे में यहाँ बताया गया है। चीफ की दावत थी। चीफ का मतलब कोई मुख्य, हमने बता दिया। दावत का मतलब निमंत्रण, आपको पता है। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पसीना पोंछने का फुर्सत न थी होने का मतलब ये है कि अनवरत व्यस्तता में लगे हुए थे। चीफ का मतलब जैसे अभी आज भी यह परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। अगर हम लोगों के यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो हम लोग पूर्ण मनोयोग से उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, उनके लिए कुछ स्वागत संस्कार की व्यवस्था होती है, कुछ साज सज्जा भी किया जाता है। उसी परंपरा को ये भी फॉलो कर रहे हैं। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने से फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे को दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। चीज़ों की फेहरिस्त का मतलब जो वहाँ पर सामान था, जो वहाँ पर उनके स्वागत की जो तैयारियाँ थी, उसी के लिए जो उनके सूची थी, जो लिस्ट थी, उसी के तैयारी में वो लगे हुए थे। क्या हमको करना है, कहाँ क्या व्यवस्था करना है, बराबर एक दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ मुकम्मल होने का मतलब तैयारी पूर्ण होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन आकर खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? अर्थात माँ उनकी वृद्ध थी। देखने में वृद्ध होने के साथ साथ थोड़ा सौंदर्य की कमी भी आ जाती है, सोच में भी परिवर्तन आ जाता है। अब इस बालक के मन में, इस लड़के के मन में अपने माँ को लेकर के किस किस तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, यही पर भीष्म साहनी महोदय ने बताने का प्रयास किया है। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। गृहिणी का मतलब धर्मपत्नी, पत्नी जिसको कहते हैं, वाइफ। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे। अब आप लोग सोचें
कि वही माँ जिसने जिस तरीके से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, उनके घर के सौंदर्य में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी भावनाओं में किस तरीके की कमी आ रही है। आप देखें, सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे हुए सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चले जाएं, अर्थात जो अतिथि आ रहे हैं उससे मुलाकात न हो। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने सारे कार्य को निपटा लें। सुझाव ठीक था, दोनों का काम दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है, जहाँ लोग खाना खाएंगे तो कह देंगे अंदर से आवाज़ बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा लूँगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या, अब माँ की संवेदना को समझें कि कोई अतिथि आ रहा है, उसके पहले माँ को एक कमरे में बंद करने की व्यवस्था हो रही है, माँ के खर्राटे से एलर्जी हो रही है, यही सब यहाँ पर बताया गया है। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम, क्या कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यानी ये भाई के यहाँ जा रही थी रहने, तुमने टांग अड़ा दी, नहीं तो ऐसा न होता। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं के कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे का दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर दुपट्टा हटाया और बोला, और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ खाती नहीं, जैसे भी हो अपने काम जल्दी निपटा लेना। अच्छा बेटा। माँ की संवेदना देखें, इतना अपमान होने के बाद, इस तरीके से कहने के बाद भी माँ बेटा को किस तरीके से अपने पुत्र को देख रही है, क्या उसके मन में वेदना है। और माँ, हम लोग पहले बैठक में ही बैठेंगे, उतनी देर यहाँ तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरे देखने लगी। अरे वाह, हमारे मतलब किस तरीके से हमको ट्रीट किया जा रहा है। फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। माँ नाक से सांस नहीं ले पा रही है और इनको खर्राटे से एलर्जी हो रही है। देखते जाएं। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़-बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेगी माँ, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे सजाए जाएं, ये सारी व्यवस्थाओं में सामनाथ लगे हुए थे। और कहे, माँ तुम सफ़ेद रंग का सलवार पहन लो, पहन के तो आओ, जरा देखूं
माँ धीरे से उठी, अपनी खोपड़ी अपने कमरे में चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो चीफ को बुरा लगेगा, सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आँखें, केवल सिर के आगे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से ही कुछ कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सुन करके सामनाथ को तीर की तरह लगा। यह वेदना माँ की है कि माँ ने अपना जीवन सारा जेवर बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया। आज वही लड़का माँ को किस तरीके से देख रहा है। तो कहा, ठीक है माँ, मैं भी कुछ बन कर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं हूँ, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुँह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर से माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठना। अगर साहब इधर से आ निकलें, कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धड़कने लगा। माँ के मन में डर की एक वेदना आने लगी। कुछ देर बाद सामनाथ की पार्टी, यह एक कामयाब पार्टी है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था। लोग आ गए थे, जिस रो में गिलास में भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न था। साहब को विस्की पसंद आई थी। तमाम तरीके से वहाँ पर सब कुछ चल रहा था। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों की हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री ऐसी बातें कर रही थी। इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बजे वक्त गुजर चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे दूसरे मेहमान। बरामदे में जब पहुँचे तो सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा, अर्थात हिरन बन करके भागने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी माँ बाहर अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर से दाएं और बाएं झूल रहे थे और मुंह में लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। माँ उन बच्चों की बातों को सुनते सुनते इनकी मीटिंग की, अपनी सहज वेदना को सहते हुए कुर्सी पर बैठे बैठे ही माँ सो गई। और जब फिर झटके से नींद टूटी तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और मेहमान सब पास में खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई, कुछ कहते न बन पना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई। माँ के मन में डर की जो भावना थी वह स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। माँ अत्यंत जीर्ण शीर्ण है, उसकी उम्र का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। सामनाथ इस पर भी खिन्न उठे।
इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ को आगे किया। माँ भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल जल उठे। बेटा उसका दिल ही दिल जला जा रहा था। अफसरों की स्त्रियां खिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर चीफ की माँ बायां हाथ ही बार बार मिलाकर हाउ डू यू डू, कहो माँ ठीक है, खैरियत है। यहाँ पर माँ धीरे से सकचाते हुए बोले हाउ डू डू। फिर एक बार कहा उठा सारा माहौल। वातावरण सब हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ का मन भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे। माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में ही रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगा। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही गीत याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊं बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ कर कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। गाने का नाम बताया। देसी अफसर ने उनकी स्त्रियों से इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ सुनाओ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई। छीड़ और दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भैड़े, पंक्ति गा गा के माँ को सुनाई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। उनके साहब जो थे वह भी बहुत प्रसन्न हो उठे और माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव में दस्तकारी क्या है, यहाँ की कलाकारी क्या है। तो तुरंत हाथ की कला यहाँ की क्या है। तो ओ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों को भेंट करूँगा, उन्हें देखकर आप खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। यहाँ घर की चीज़ें क्या बनती हैं, औरतें खुद ब क्या बनाती हैं। सामना सोचते हुए, लकड़ियाँ गुड़ियाँ बनती है और फुलकारियाँ बनती हैं। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब वह बताया और ले आकर के एक फुलकारी जो माँ से पुरानी फटी हुई थी उसको दिखाया। माँ चुप रही। फिर डरते डरते बोली कि माँ, क्या ऐसे फुलकारी बना सकती हो? अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे लिए गए। जब मेहमान बैठ गए, माँ पर सब की आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़र बचाते अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी। आंखों में छल छल आंसू बहने लगा। दुपट्टे से बार बार आंसू पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया। माँ की वह वेदना, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराग होने की प्रार्थना की। बार बार आंखें बंद थी मगर आंसू की बरसात पानी की तरह थमते न थे। आधी रात का वक्त था। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ा हुआ था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। जो साहब आए थे कुछ माँ से बातें और कुछ करना चाहते। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ, कितनी देर से आपको कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्या ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए
माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, यानी अब अपने माँ के ऊपर, माँ की भावनाओं के ऊपर इसको कुछ समझ में आ रहा है लड़के को। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पूछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेजो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना झूमना सहसा बंद हो गया और उसकी परेशानी फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आई। क्या माँ, क्या कहा? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ते लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपने बहू के साथ जैसा मन चाहे वैसा रहो, मुझे जाने दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? जो फुलकारी उनके साहब को आवश्यकता थी, कहे ऐसे ही बनवाना। साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के ही चली जाओगी, मेरा सब बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो मेरी तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तरक्की? तरक्की क्या होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उससे कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इतनी बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर भी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की सी चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले तो बहुत और थोड़े हैं। मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। माँ का दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, पूरी कहानी का निष्कर्ष ये है, चीफ की दावत में माँ इतने जीर्ण शीर्ण होने के बाद, इतने मान अपमान सहने के बाद भी बेटे के प्रमोशन का नाम सुन करके, बेटे की तरक्की का नाम सुन करके माँ फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ कहने का उद्देश्य हमारे ये है कि माँ बाप का हृदय अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत निर्मल होता है। कभी भी अपने माँ बाप को कोई पीड़ा नहीं देना चाहिए। यहाँ पर इतनी माँ के बारे में इतनी गलत गलत भावनाएं कहाँ छिपा दें, कहाँ रख दें, क्या कर दें, परंतु उसके बावजूद माँ, अंत में उसी माँ ने ही कितना उस महफिल में वहाँ पर आनंद लाया और माँ से उसके साहब भी कितने ज़्यादा प्रसन्न हो गए। आज का वीडियो अत्यंत बड़ा हो गया है, चूँकि हमने पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लिया। आप लोग पूरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, इसके अंतर्गत, इसके अंतर जो छिपे हुए रहस्य हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे माँ की वेदना क्या है। आप लोग अगर बुक लिए होंगे तो फिर से एक बार कहानी पढ़ेंगे। पूरी कहानी को हमने यूं ही स्क्रीन पर दिखाया है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें और समझें और चैप्टर में दिए हुए क्वेश्चन के आंसर को भी लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।